गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक राष्ट्रपति जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति या अगर कहीं पर राजा का शासन है तो वो नाम मात्र का होता है, और जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको अपनाया गया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर जो भी वास्तविक शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद है 53, ये आपको ध्यान रखना है। 53, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, और जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। मतलब जो संविधान ने जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी हैं उनका प्रयोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो भी उसके अधीन अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। ठीक है। अब देखो, संविधान का जो अनुच्छेद है 74, उसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है उनको सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो प्रधान है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मतलब राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करेगा तो वो किसके परामर्श से करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। ठीक है। 74 में ही ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं करेगा। उसकी जो शक्तियां हैं वो उनका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शक्तियां, संविधान ने जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी हैं, अगर वो चाहे कि उनका प्रयोग वो स्वतंत्रता पूर्वक करे तो वो स्वतंत्रता पूर्वक उनका उपयोग नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, ये जो व्यवस्था है ये किसकी अकॉर्डिंग है? ये जो संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर अपनाई गई है, इसको अपनाया गया है ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था, इसका नाम है ब्रिटिश व्यवस्था का वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। इस वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली जो है, इस मॉडल पर हमारी व्यवस्था जो है वो आधारित है, और इसके अकॉर्डिंग यही है कि वास्तविक शक्तियां जो होती हैं उनका प्रयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जो हैं वो रहे हैं। ठीक है। और अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री कई बहुत प्रभावी व्यक्तित्व वाले भी रहे हैं, और कई जो है मिलीजुली सरकार के अंतर्गत ऐसे भी रहे हैं जो कि प्रभावी नहीं थे। तो एक प्रभावी मंत्री के लिए, प्रभावी प्रधानमंत्री के लिए उसका व्यक्तित्व, उसकी कार्यशैली, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इनको हम एक प्रभावी व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री कह सकते हैं। जबकि SD देवेगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल, ये एक कम प्रभावी व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। अब देखो, मंत्रिपरिषद की रचना किस प्रकार होती है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 74, उसमें ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है उसकी जो रचना है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री जो है उनका निर्माण करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति करता है। मतलब नेक्स्ट के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वही अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को जो अपनाया गया है उसके तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
अब देखो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करेगा? लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहुमत दल का नेता मतलब जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसके नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है। अब मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं, मतलब जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसके नेता को राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और एक निश्चित समय देता है कि इस समय के अंदर आपको अपना बहुमत सिद्ध करना है, और यदि वो पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन। जो अनुच्छेद 75 है उसके अंदर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, उनके मध्य में विभागों का आवंटन करता है। मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको वो पद दे सकता है। अगर किसी को वित्त मंत्री बनाना है, गृह मंत्री बनाना है, रक्षा मंत्री बनाना है, कौन सा विभाग देना है, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? प्रधानमंत्री पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनकी एक स्थिति है। अब इसके कार्य जो हैं, जैसे मंत्रिपरिषद का आकार अगर आप देखें, 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 के अंदर पारित हुआ था, और 2004 में राष्ट्रपति जो है उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार ये बताया गया है कि मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 50% से अधिक नहीं होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जा सकता है। लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या के 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकती है मंत्रियों की। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो केंद्र के अंदर जो भी मंत्री हैं वो 78 मंत्री जो हैं वो उनकी कुल संख्या निर्धारित है। मतलब अभी जो है 78 मंत्री जो हैं वो कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 15% का। फिर कार्यकाल, संविधान का जो अनुच्छेद है 75, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सारे जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहेगा। मतलब अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, फिर पद की शपथ, प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री होते हैं उनको पद ग्रहण करने के बाद में राष्ट्रपति जो होता है वो 2 प्रकार की शपथ दिलाता है। एक तो होता है पद की शपथ, पद की मतलब आप जिस पोस्ट पर रहोगे उसके उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह निभाओगे, और दूसरी गोपनीयता की, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको गोपनीय रखोगे, ये नहीं कि उसको सार्वजनिक कर दिया। ठीक है, तो अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निभाएं मंत्री, इसलिए उनको ये दोनों शपथ जो है वो दिलाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद की पूरी रचना, नियुक्ति और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक जो और टॉपिक आता है इसका वो है मंत्रियों के प्रकार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्री जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं और इनको स्वतंत्र विभाग का अधिकारी बनाया जाता है। जैसे मान लो वित्त विभाग है तो वित्त विभाग पूरा उस मंत्री के अधीन आएगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक उस विभाग के अधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं कैबिनेट। उसके नीचे आते हैं राज्य स्तर के मंत्री, इसको हम दूसरे दर्जे का मंत्री कहते हैं। ये कैबिनेट की बैठक जो होती है उनमें भाग नहीं लेते हैं, बट कई बार इन लोगों को भी क्या होता है कुछ स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और ये किसी भी विभाग के मुखिया हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको सहायता देने के लिए, उनको परामर्श मतलब उनके साथ में कार्य करने के लिए ये मंत्री कार्यरत रहते हैं। ठीक है, और लास्ट उप मंत्री होते हैं, ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। इनको कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, कोई स्वतंत्र विभाग नहीं दिया जाता है।
ये मंत्रिमंडलों की बैठक जो होती हैं उनमें भाग भी नहीं लेते हैं। इनका जो पद है वो केवल ये होता है कि ये कैबिनेट मंत्री हैं या जो राज्य मंत्री होते हैं उनको केवल सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 3 मंत्री हैं। अभी बताया गया है हाल ही के वर्षों में कुछ संसदीय सचिव जो हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है, और संवैधानिक रूप से वैसे इनको कोई पावर नहीं होती है और ना ही इनको कोई प्रशासनिक दायित्व दिया जाता है। बस इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री करता है और इनको पद की शपथ दिलाता है। और ये क्या करते हैं, ये जितने भी मंत्री हैं उन सबको अपने कार्य जो हैं उनके अंदर सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।